हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था, जो पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो टॉपिक था टाइम कांस्टेंट। हम लोग आरएल सर्किट में कैसे करंट में वृद्धि होती है, धारा में वृद्धि कैसे होती है या राइज कैसे होता है करंट में, ये हमने देखा था और समझा था उसको। और धारा तथा समय के बीच में ग्राफ देखा था। फिर इंडक्टर, आरएल सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज में क्या चेंजेस होना है समय के साथ, उसको देखा था। और उसके बाद आरएल सर्किट में करंट राइज के समय जो टाइम कांस्टेंट को परिभाषित किया था हमने। ठीक है, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। टाइम कांस्टेंट को आरएल सर्किट में करंट राइज के समय या धारा में वृद्धि के समय टाइम कांस्टेंट को हमने परिभाषित किया था, जो कि क्या होता है। टाइम कांस्टेंट या समय स्थिरांक वह समय है जब परिपथ में करंट का मान या सर्किट में करंट का मान अपने अधिकतम मान का 63.22% होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, समझ लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस मेन टॉपिक का, वो है डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट, या प्रेरणिक परिपथ में धारा का अपक्षय या धारा का ह्रास। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने धारा का वृद्धि देखा था। अब देखेंगे कि प्रेरणिक परिपथ में धारा का अपक्षय कैसे हो रहा है, डीके कैसे हो रहा है या ह्रास कैसे हो रहा है। तो इसके लिए इस सर्किट की हेल्प से हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है। डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट, इसमें इसको हम किस प्रक्रिया की हेल्प से समझ रहे हैं। तो जब हम सर्किट में जो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे जो पोजीशन 1 और 2 दिखाया गया है, ये स्विच का पोजीशन शो कर रहा है। इस सर्किट में जो स्विच लगा हुआ है, अगर हम स्विच को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वो जो धारा का मान तुरंत 0 नहीं हो जाता है, जैसा कि वैसी सर्किट में होगा जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो और उस सर्किट को हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट का मान तुरंत 0 हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट, ये एक इंडक्टिव सर्किट है, आरएल सर्किट है, इसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है। तो अगर हम इस सर्किट में स्विच को बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं तो धारा का मान अपने अधिकतम मान से तुरंत 0 या 0 नहीं हो जाएगा, बल्कि धीरे 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 ये क्षय होते हुए, डीके होते हुए ये 0 होगा। तो उसमें कुछ समय लगेगा। यही हमारे टॉपिक का नाम है, प्रेरणिक परिपथ में धारा का अपक्षय कैसे होता है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस सर्किट में जब हम बैटरी को स्विच को, जो कि पोजीशन 1 से कनेक्टेड था, जब हमने करंट राइज पढ़ा था उस समय बैटरी से कनेक्टेड था। अगर हम स्विच को बैटरी से डिस्कनेक्ट करके पोजीशन 2 पे ले आएंगे t=0 समय पर, तो वो ये जो स्विच है हमारा वो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, तो जब हम t=0 पर स्विच को पोजीशन 2 पे ले आएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, पोजीशन 2 पे ले आके इस सर्किट को हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं या लघुपथित कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस सर्किट में लघुपथित धारा या शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब हम इसको देखते हैं। इसमें अगर इसको पोजीशन 2 पे ले आएंगे स्विच को, तो हम इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन केवीएल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएल क्या होता है, किसी सर्किट में समस्त वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इस सर्किट में हमारे 2 वोल्टेजेस दिख रहे हैं, एक VR प्लस और एक VL। तो अगर KVL अप्लाई करेंगे तो VR प्लस VL बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब VR का मान कितना है, VR का मान होता है IT इंटू R, क्योंकि इसमें IT करंट हम मान रहे हैं कि इसमें सर्किट में IT करंट फ्लो हो रही है। तो VR का मान हो जाएगा IT इंटू R। और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, हम जानते हैं VL बराबर L इंटू DIT/dt होता है। तो इसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो हो गया LdIdt प्लस LdIT/dt प्लस IT इंटू R बराबर 0।
ठीक। अब हमने इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स जो है उनका ट्रांसफ़र किया। रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारा इक्वेशन 1 आएगा, dit/it इक्वल टू -r/l इंटू dt। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, इक्वेशन 1 को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिलेगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, सिंपल इंटीग्रेशन है इसमें। dit/it उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log EIT, और इधर है राइट हैंड साइड में -r/l इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -r/l इंटू t प्लस k। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें इक्वेशन 2 में हमें करंट का मान चाहिए t, क्योंकि हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 2 में k कांस्टेंट है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए, k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में it का मान t बराबर 0 समय पर रख देंगे। तो अगर it का मान t बराबर 0 समय पर रख देते हैं, इसकी मदद से हम इक्वेशन 2 से k का मान निकाल सकते हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि it का मान t बराबर 0 समय पर क्या होगा। तो अगर हम याद करें कि जब स्विच को यहाँ पे इस सर्किट में पोजीशन 2 पर ले आया गया था, उसके पहले स्विच को पोजीशन 2 पर ले आया गया था, तो उसके पहले स्विच जो है पोजीशन 1 पे था। तो स्विच पोजीशन 1 पे था, तो उस समय धारा का अधिकतम मान क्या था, उस समय धारा का अधिकतम मान E/R था। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्विच को अगर हम मान रहे हैं कि t बराबर 0 समय पे क्लोज कर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट कर रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्टर जो है स्विच मतलब अचानक से अपने में धारा के परिवर्तन को अलाउ नहीं करता। इंडक्टर में स्विच को पोजीशन 1 से 2 पर शिफ्ट करने के तुरंत बाद अकस्मात धारा का परिवर्तन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो करंट है उसका मान t बराबर 0 माइनस समय पर तो E/R था, हम जानते हैं, ये तो हमने देखा। और तो इस वजह से t बराबर 0 समय पर भी इसका मान E/R ही होगा, और t बराबर 0 प्लस समय पर भी इसका मान E/R ही होगा। मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट पहले का जो मान है करंट का, वही मान स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी होगा, अचानक से परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मान धारा का वही रहेगा, मतलब E/R ही रहेगा। ठीक। तो t बराबर 0 समय पर हम it का मान E/R समीकरण 2 में रख देंगे। तो जब t बराबर 0 समय पर it का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो log E क्या हो जाएगा, log E/R बराबर -r/l इंटू 0 हो जाएगा और प्लस k। तो इस तरह से k का मान हमारा कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा log E/R। ठीक है। ये हमारा k का मान हो गया। अब इस k के मान को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में k के मान को रख देंगे तो हमें मिलेगा जो इक्वेशन log it बराबर -r/l इंटू t प्लस log E/R। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पे हमें it का जो मान मिलेगा वो मिलेगा it बराबर E/R, इसका E/R एंटी लॉग लेने पर मिलेगा एक्चुअली। it बराबर E/R e⁻ ब्रैकेट में r/l इंटू t। ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया, जो कि शो कर रहा है धारा का अपक्षय या डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टिव सर्किट। इक्वेशन 3 ये शो कर रहा है। ठीक। तो अब हमको इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझना चाहें तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये इस इक्वेशन में दिख रहा है, ये जो इक्वेशन का नेचर है वो e⁻ सम कांस्टेंट इंटू टी के फॉर्म में है। मतलब समय के साथ ये जो e के पावर माइनस का जो टर्म लगा हुआ है, इसका मतलब है कि समय के साथ ये ग्राफ डीके होगा। तो इसका नेचर तो डीके है ही, ये तो इस इक्वेशन 3 से ही समझ में आ रहा है। अब इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो t बराबर 0 समय पर कहाँ से शुरुआत करें और इनफाइनाइट समय पर ये कहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले t बराबर 0 समय पर तो हमने यहाँ पे देखा था कि t बराबर 0 समय पर it का मान कितना था, E/R था। मतलब कि
कि जो ग्राफ है इसकी शुरुआत टी बराबर 0 समय पे कहाँ से होगी, ई बाई आर से होगी। ठीक, उसके बाद जब हम इस इक्वेशन में टी का मान इनफाइनाइट रखेंगे, इक्वेशन 3 में अगर हम टी का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा, टी का मान जब इनफाइनाइट रखेंगे तो आई टी का मान आएगा 0, क्योंकि आई एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इक्वल टू ई बाई आर ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो आई टी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में इनफाइनाइट समय पर आई एल का जो मान है, धारा का जो मान है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन शॉर्ट सर्किट करंट एंड टाइम। करंट इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज शोन एट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, ग्राफ बिटवीन डिकेइंग करंट एंड टाइम इन आरएल सर्किट। इसके बाद आरएल सर्किट में जब करंट में डीके हो रहा है तो उसमें उसका टाइम कांस्टेंट, इसको भी फिर से अगेन आरएल सर्किट में डीकेइंग के समय टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन आया था, इक्वेशन 3, इसमें अगर हम ई बाई आर की जगह एक कोई कांस्टेंट ले लें, मान लें कि कैपिटल आई, यहाँ पे शो किया गया है, ई बाई आर को हमने मान लिया है कैपिटल आई, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है माइनस आर बाई एल, तो एल बाई आर की जगह यहाँ पे हमने मान लिया कैपिटल टी। तो अगर एल बाई आर की जगह यहाँ पे कैपिटल टी रखेंगे और ई बाई आर की जगह आई रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, आई टी बराबर कैपिटल आई और ई टू द पावर माइनस कैपिटल टी अपॉन माइनस कैपिटल, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे हमने एल बाई आर की जगह रखा है कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में आई टी बराबर आई कैपिटल आई ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी होगा। ठीक, माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल टी की जगह भी अगर हम कैपिटल टी रख दें, मान लें कि स्मॉल टी किसके बराबर है, कैपिटल टी के बराबर, मतलब स्मॉल टी भी अगर हम कैपिटल टी के बराबर है जो कि एल बाई आर के बराबर है, तो इसको हम फिर से इस इक्वेशन में रख दें तो आएगा आई इक्वल टू कैपिटल आई ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा कैपिटल आई टू द पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा स्मॉल आई बराबर कैपिटल आई अपॉन स्मॉल ई, और इसकी वैल्यू होगी कैपिटल आई अपॉन 2.718, तो स्मॉल आई की वैल्यू आएगी 0.368 आई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आरएल सर्किट में करंट डीके के समय या धारा का अपक्षय के समय टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि वह समय जिसमें धारा अपने अपक्षय की प्रारंभिक दर के अनुरक्षित रहते हुए धारा का मान हमारा 0.368 हो जाता है या 36.8%, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक, तो इसको यहाँ पे इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है इसमें हम टाइम कांस्टेंट को शो कर सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरएल सर्किट में करंट जब डीके हो रहा है उस केस में करंट का इक्वेशन और करंट की ग्राफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।